नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर में टॉपिक आता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या कॉजेज थे, वो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 तक चला और सेकंड वर्ल्ड वॉर दो ग्रुप्स के बीच में था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर वैसे तो दुनिया की बहुत सारी पावर्स एंगेज थी इस लड़ाई के अंदर, लेकिन मेजरली दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई थी और इन दोनों ग्रुप्स का नाम था एलाइड फोर्सेस एंड एक्सिस पावर। और इनको लीड कर रहे थे, एलाइड फोर्सेस को लीड करने वाले चार देश थे, अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस। और इसके अपोजिट में एक्सिस पावर का जो ग्रुप था उसको लीड कर रहे थे जर्मनी, इटली एंड जापान। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन दोनों ग्रुप्स के बीच में हुआ और एलाइड फोर्सेस ने एक्सिस पावर को इस लड़ाई के अंदर हरा दिया। और इसका जो एंड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, जिसके अंदर अमेरिका ने जापान के दो शहरों के ऊपर एटम बॉम्ब्स गिराए थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो इस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ दोस्तों। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं रीजंस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सबसे पहला रीजन था आपका फॉल्टी पीस सेटलमेंट। फॉल्टी पीस सेटलमेंट का मतलब आपको बता देता हूं। द पीस सेटलमेंट मेड बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1990 was faulty and contained the gems of Second World War. This treaty was imposed by the victors on the defeated and was not negotiated in the spirit of give and take. It had the germs of a new war. मतलब क्या था दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही काफी एक बड़ा रीजन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद जो उसकी पीस सेटलमेंट की गई वो काफ़ी फॉल्टी थी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का समझौता किया गया, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी नुकसान हुआ था उसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए ये समझौता किया गया। और इस समझौते के अंदर ही बहुत सारे फॉल्ट्स थे, बहुत सारी कमियां थी। तो एक तरीके से इस रूप में देखा गया, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी वो जीते हुए देशों द्वारा लगाई गई थी, हारे हुए देशों के ऊपर इम्पोज की गई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पीस सेटलमेंट था उसमें काफ़ी सारी कमियां थी, जो कि आगे चल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ लीड करने लगा दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे रीजन की। तो दूसरा रीजन है डिफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की बहुत सारी कमियां। बात करते हैं इन कमियों की। द प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वर बेस्ड अपॉन द आइडियलिज्म ऑफ यूएस प्रेसिडेंट विल्सन्स 14 पॉइंट्स, बट इन रियलिटी इट वॉज डिजाइन्ड टू क्रिपल द जर्मनी। फॉर रीचिंग टेरिटोरियल चेंजेस हैड बीन अफेक्टेड बाय दिस ट्रीटी। In short, Germany had been deprived of nearly 1 million square miles of its area. The treaty also considerably reduced the military strength of the Germany. तो ट्रीटी ऑफ जो वर्साइल्स थी दोस्तों, उसमें ऑलरेडी कमियां थी, हम पढ़ चुके थे। वो वैसे तो उस वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन की 14 पॉइंट थ्योरी पे बेस करती थी, लेकिन रियलिटी में जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी वो जितने भी हारे हुए देश थे उन सबके ऊपर थोपी गई थी, उनको ह्यूमिलेट किया गया था और खास तौर पर जर्मनी को बर्बाद किया गया था। उसके पीछे क्या रीजन थे मैं आपको बता देता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत सारे टेरिटोरियल चेंजेस किए गए, जमीनी चेंजेस किए गए जर्मनी के, और जिसके अंदर करीब 1 मिलियन स्क्वायर से भी मीटर से भी ज्यादा जो जमीन थी, 1 स्क्वायर माइल से भी ज्यादा जमीन थी जर्मनी की, उसको इफेक्ट किया गया और उसको छीन लिया गया। और एक इंपॉर्टेंट फीचर और भी था इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंदर, जर्मनी के ऊपर बहुत सारे पाबंदियां लगाई गई। इसमें से एक इंपॉर्टेंट पाबंदी ये भी थी कि जिसमें जर्मनी की जो सेना थी उसको कमजोर किया गया था और उसको लिमिट किया गया था। द इकोनॉमिक क्लॉजेज ऑफ द ट्रीटी वर डायरेक्टेड टू मेक जर्मनी लॉस्ट नियरली 15% ऑफ इट्स एरेबल एंड 12% ऑफ इट्स इंडस्ट्रियल लैंड। अबव ऑल इट वॉज बर्डन्ड विद द रिपेरेशन पेमेंट्स विच वर बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी. It all leads to the world towards the second global war in just 20 years after the end of the second world war. तो इसके अंदर क्या था, जो टेरिटोरियल चेंजेस किए गए थे जिसके अकॉर्डिंगली करीब 15% जर्मनी की जो ज़मीन थी, जो एग्रीकल्चर ज़मीन थी, वो उसे छीन ली गई और 12% इंडस्ट्रियल ज़मीन थी वो भी छीन ली गई। तो एक तरीके से आप सिंपल से समझ सकते हो कि जितने भी देश जीते हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, इस ट्रीटी के अंदर, इस समझौते के अंदर जितने भी विक्टोरियस देश थे, उनके हाथ में जो जो भी चीज़ें आ सकती थी, उनके हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जो जो भी ज़मीनें वो जर्मनी या फिर हारे हुए देशों से छीन सकते थे, सब ने पूरी कोशिश की उन ज़मीनों को छीनने की। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो अमेरिका ने और जितने भी जीते हुए देश थे उन सभी ने
खास तौर पर जर्मनी के ऊपर इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो भी नुकसान हुआ उसकी रिपेमेंट, उसका जो बकाया था वो सारा जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया, जो उसकी कैपेसिटी से भी बहुत ज़्यादा बाहर था। तो यही सारे दोस्तों रीजंस थे जिसकी वजह से कि अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद 20 साल बाद ही दोबारा से दुनिया के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। आगे बात करते हैं तीसरे रीजन की। तो राइज ऑफ द नाजिज्म इन जर्मनी, एक्सट्रीम एंड नैरो नेशनलिज्म ऑफ द जर्मनी, इटली एंड जापान वाज वन ऑफ द चीफ कॉजेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द ह्यूमिलेटिंग टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स made the Germany love for the nationalism stronger. The problems faced by the Germany made by the people more conscious of the needs for unity and strength. For this purpose, the people of Germany willing to accept the dictatorship of Adolf Hitler and the policy of restoring the prestige of Germany by taking revenge upon those responsible for humiliating the Germany. तो आप इससे समझ सकते हो कि जर्मनी के अंदर भी नाजिज्म की शुरुआत हो चुकी थी। शुरुआत कैसे हो चुकी थी, हमने देखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ट्रीटी साइन की गई थी उसके अंदर सबसे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग जो टर्म्स थी वो जर्मनी के साथ हुई। तो यही ह्यूमिलेटिंग जो टर्म्स थी, जो प्रोविजंस थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के, उसने जर्मनी के लोगों को पूरी तरीके से अवेयर कर दिया था वहाँ के नेशनलिज्म के लिए। तो इस ट्रीटी के तहत दोस्तों जो सैंक्शंस, जो पाबंदियां लगाई गई थी जर्मनी के ऊपर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जर्मनी के लोगों ने, उस सभी को लेके जर्मनी के लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी राष्ट्रवाद की और यूनिटी की। और इसी बात का फ़ायदा उठाया वहाँ की नाजीज पार्टी ने और एडोल्फ हिटलर ने। और वहाँ के लोग जो थे वो अपनी मर्जी से एडोल्फ हिटलर की डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट करने को तैयार हो गए, क्योंकि उसने वादा किया था कि जर्मनी के खिलाफ जिन भी लोगों ने उसको ह्यूमिलेट किया है उन सब के खिलाफ जर्मनी जो है रिवेंज लेगा दोस्तों। अब बात करते हैं चौथे रीजन की। तो चौथा रीजन था राइज ऑफ फेसिज्म इन द इटली। इटली के अंदर भी जैसे जर्मनी के अंदर नाजिज्म की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक उसी तरीके से इटली के अंदर भी फेसिज्म की शुरुआत हो चुकी थी। द फेलियर ऑफ द इटली ऑफ सिक्योर द डिजायर्ड गेन्स एट द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस मेड इट थॉरली डिससेटिस्फाइड एंड annoyed with the role of Britain and Germany. It was under the circumstances that Mussolini and fascist party came to power and held out the promises to make Italy rich and powerful. The people of Italy found fascism a very attractive ideology because it promised to them a glorious future. This paved the way for the development of Rome-Berlin axis in the international arena, in the international system. दोस्तों क्या था कि जिस तरीके से जर्मनी के अंदर नाजिज्म की पार्टी बड़ी थी, एडोल्फ हिटलर की डिक्टेटरशिप बड़ी थी, ठीक उसी तरीके से इटली के अंदर भी ऐसा सिनेरियो था। जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ तो जितने भी विक्टोरियस थे, जितने भी विजेता देश थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, सबके अपने अपने इंटरेस्ट थे, सबके अपने अपने फ़ायदे थे और सब ने अपने अपने फ़ायदे के हिसाब से जितने भी हारे हुए देश थे उन सभी से ज़मीनें छीनी थी या जो भी उनका एम था उसको पूरा किया था। लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं इटली की जो उम्मीदें थी, जो उसका इंटरेस्ट था, जो उसका लालच था, वो कहीं ना कहीं इस पीस ट्रीटी के अंदर पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इटली ऑलरेडी डिससेटिस्फाई था बहुत ज़्यादा ब्रिटेन और अमेरिका से, उसके काफ़ी ज़्यादा खिलाफ था। तो इसके बाद क्या हुआ, इटली के अंदर एक इकोनॉमिक फेलियर भी चला, जिसकी वजह से सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि वहाँ पर भी एडोल्फ हिटलर की तरह मोज़ोलिनी था और उसकी फेसिस्ट पार्टी थी, उसको बढ़ावा मिलना शुरू हुआ। उसने भी यही किया, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की फीलिंग को काफ़ी ज़्यादा बड़ा किया और लोगों को एक ग्लोरियस फ्यूचर का प्रॉमिस किया, कि एक ऐसे भविष्य का प्रॉमिस किया कि उसने बोला कि इटली को सबसे मजबूत शासक देश बनाएंगे और इसके साथ साथ एक ग्लोरियस ग्लोरियस फ्यूचर का प्रॉमिस किया, जो कि लोगों के लिए फेसिस्ट की जो आइडियोलॉजी थी वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव आइडियोलॉजी बन गई और लोग इनके साथ जुड़ना शुरू हो गए। तो इस तरीके से जर्मनी के अंदर और इटली के अंदर लगभग एक जैसे विचारधारा के लोग थे और इन दोनों का एक एक्सेस, एक गठजोड़ बना इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, जो आगे चल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर का काफ़ी बड़ा एक रीज़न था दोस्तों। अब बात करते हैं अगले रीज़न की। तो अगला रीज़न है इमर्जेंस ऑफ मिलिट्रिज्म एंड एक्सपेंशनिज्म इन जापान। The ambitions of Japan had increased during the First World War. Japan was in position to develop its military power
विद अ व्यू टू सिक्योर मोर टेरिटरीज ऑफ चाइना। तो एक रीज़न दोस्तों ये भी था, जापान की जो इच्छाएं थी, जो एक्सपेंशनिज्म की, विस्तारवादी जो नीतियां थी जापान की, और सेना को मजबूत करने की जो नीति थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, उसकी आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, और ख़ास तौर पर चाइना के ऊपर जो उसकी टेरिटरी थी, उसके बहुत सारे टेरिटरी के ऊपर जापान कब्जा करना चाहता था। आगे बात की जाए, मिलिट्रिज्म एंड इंपीरियलिज्म केम टू बी एक्सेप्टेड एज द आइडियल मीन्स ऑफ एक्सपेंडिंग द जापानीज पावर इन द वर्ल्ड। In 1941, the attack of Pearl Harbor made the Second World War a bloodier and most devastating war। तो दोस्तों जापान को भी काफ़ी फैसिनेटिंग लगा, काफ़ी अच्छा सही रास्ता लगा उस जापान को भी कि मिलिट्रिज्म के तहत या इंपीरियलिज्म के तहत, उपनिवेशवाद के तहत उसने भी बहुत सारे देशों के ऊपर कब्जा किया और बहुत सारे देशों को अपनी कॉलोनीज बनाया। तो ये भी उसकी पॉलिसी थी एक्सपेंड करने की, विस्तारवादी जो नीति थी, और उसको लगता था खासतौर पर 1941 के अंदर जापान ने पील हार्बर के ऊपर अटैक किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही, और ये इस हमले ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को और ज़्यादा ब्लडियर, बहुत ज़्यादा खूनी और डिवास्टेटिंग वॉर बना दिया दोस्तों। अब बात करते हैं आखिरी रीज़न की। दोस्तों आखिरी रीज़न है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। अभी लीग ऑफ नेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ही दुनिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जैसे आज के टाइम पे यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था द लीग ऑफ नेशन, और इसका बड़ा सिंपल सा काम था कि दुनिया के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से रोकना और दुनिया के अंदर शांति को बनाए रखना। लेकिन इसका जो टास्क था, इसका जो काम था, वो पूरी तरीके से फेल हो गया। कैसे फेल हो गया बात करते हैं। द लीग ऑफ नेशन वॉज क्रिएटेड इन 1919 फॉर सिक्योरिंग इंटरनेशनल पीस। However, due to several structural defects like the provisions of unanimous decisions, lack of adequate resources, and due to unhelpful environment, the League of Nations failed to work efficiently by as an instrument of peace। दोस्तों यहाँ पर मतलब क्या था कि जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, उसके स्ट्रक्चरल जो सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। ख़राब कैसा था कि उसके अंदर बहुत सारे फैसले इस तरीके से लिए जाते थे जो एक तरफा होते थे, और जो उसका स्ट्रक्चर था वो इतना मजबूत नहीं था, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो मजबूती से अपनी बात को दुनिया के देशों के सामने मनवा सके। तो कमज़ोर था लीग ऑफ नेशन, और प्लस उसके जो फैसले हुआ करते थे वो एक तरफा हुआ करते थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मजबूत देश थे उनके फेवर में हुआ करते थे। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न था, और ये सारे रीज़न थे कि कोई भी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से नहीं रोक सका। तो ये सारे रीजंस थे। धीरे धीरे हमने देखा कि जर्मनी, इटली, जापान, इनकी दोस्ती बढ़ती गई, एक जैसे लीडर्स होते गए, और इन सब ने मिलके एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की। तो ये रीजंस थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।